we have studied regarding that how to solve the questions regarding with the gap method and which kind of questions are present over there in those gap methods. Okay, so we have solved some questions regarding with the gap method also in the previous lecture. So we'll just solve the one more question, or most importantly tag question. Okay, तो फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी देखेंगे. ठीक है, तो फिर लेट n be the number of ways in which let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue. 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all girls stand in such a way that all girls stand consecutively in the queue. Consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in a way that exactly 4 girls stand consecutively in a queue, then value of m by n is and question is from JEE Advanced 2015 क्वेश्चन. ठीक है, चलो तो फिर आराम से थोड़ा और करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देख लो, let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue. एक क्यू है, रो या फिर जो भी लाइन है, फिर उसमें 5 बॉयज और 5 गर्ल्स जो भी है वो खड़े रह सकते हैं. In such a way that all girls stand consecutively in the queue. तो फिर इसका मतलब पांचों के पांचों जो भी गर्ल्स है वो साथ में खड़े रहने चाहिए, ऐसी कंडीशन हमें चाहिए. सो दिस इज नथिंग बट अवर विच वन बंडल मेथड, जिसमें भी हम बंडल्स कर रहे थे ग्रुपिंग वाली मेथड, वो वाली मेथड हमें यहाँ पर लगा है. फिर देखो 5 गर्ल्स, दोज आर नथिंग बट G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5, इन सबको साथ में रखना है. फिर ये फर्स्ट वाला, फिर बाकी के सारे B1 B2 B3 B4 B5. करेक्ट. ये किसके रिगार्डिंग है? n के रिगार्डिंग. हाँ,
देख लो, ये हो जाने के बाद में उसके बाद में क्या बोला, इन सच वे दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन द क्यू। अभी ठीक है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, फिर m की तरफ चले जाएंगे। अभी यहाँ पर अगर ये ऐसे वे में प्रेजेंट है तो फिर हमें क्या पता होता है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉयज हमारे पास प्रेजेंट है। तो फिर 5 बॉयज को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट, 5 फैक्टोरियल वेज में उनको हम अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर हमारे पास कितने गैप्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उससे एक गैप ज्यादा, तो फिर कितने गैप्स है, 6, तो फिर 6 फैक्टोरियल वेज है। 6 फैक्टोरियल वेज किसके लिए, ये जो भी है ये हम वो गैप में फिल कर भी रख सकते हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर हम ये जो भी है इनको और कैसे देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो फिर इनको हमें क्या करना है, सारे के सारे पांचों के पांचों साथ में रखने हैं और कहीं पर भी हम इसे मूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो फिर ये 5 फैक्टोरियल वेज और इनटू वो हमारा 6 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट है। सो दिस इज नथिंग बट आवर वैल्यू रिगार्डिंग द n। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू, करेक्ट। व्हाट अबाउट द m, m क्या है हमारा, तो फिर हमें क्या करना है, फॉर m सॉल्व करना है। m के लिए सॉल्व करते टाइम पे अभी थोड़ा सा देख लो क्या है, क्या बोला गया है कि लेट m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in a way in way that exactly 4 girls stand consecutively in a queue, then value of m by n is, मतलब क्या, 4 गर्ल्स साथ में g1 g2 g3 g4 और 5 वाली। अभी यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने के मतलब पांचों में से 4 कोई भी गर्ल्स सिलेक्ट करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। तो फिर कितने वेज, 5c4, करेक्ट है। 5c4 वेज में हम 5 गर्ल्स में से कोई भी 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि साथ में रहेंगे और फिफ्थ वाली गर्ल अलग रहेगी। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन है, b1 b2 b3 b4 b5, ठीक है। अभी जो भी हमारे 5 लोग हैं उनको अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज, 5 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। उनको हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 फैक्टोरियल से ज्यादा एक, मतलब कितने गैप्स हो गए, 6 गैप्स, और 6 गैप्स में हमें इसे और इसे अरेंज करना है। इन दोनों को हमें वो 6 गैप्स में अरेंज करते चलना है। तो फिर 6 गैप्स में हमें दो लोगों को अरेंज करना है, मतलब 6c2, करेक्ट है। अभी 6c2 हो जाने के बाद में अभी क्या है, ये जो भी है ना इन दोनों को हम ये वाला वो पोजीशन पे, वो वाला ये पोजीशन पे रख सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाली पोजीशन है g1 g2 g3 g4, 1 2 3 4 समझ लो, और ये गैप में g5 प्रेजेंट है। तो फिर इसको इधर और इसको उधर रख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब कितने वेज हो जाएंगे, इनटू 2 वेज, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज। अभी 2 फैक्टोरियल वेज हो जाने के बाद में अभी यहाँ पर भी तो हम उनके सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं ना, मतलब फर्स्ट गर्ल सेकंड पोजीशन पे, सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे, ऐसे कितने वेज रहेंगे, 4 गर्ल्स और 4 पोजीशंस, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। तो फिर ये किसकी वैल्यू रहेगी, हमारी m की वैल्यू। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट द m डिवाइडेड बाय n। तो फिर m बाय n फाइंड आउट करना है, तो फिर पुट कर दो वैल्यूज। फिर 5c4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, भाई ठीक है। तो फिर फटाफट से सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक, m by n ही निकालना है। तो फिर डायरेक्टली 5 into 5 फैक्टोरियल into 6c2 मतलब कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 minus 2 मतलब 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू कितनी, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। देखो अभी ये हमारा 6 फैक्टोरियल आंसर, 5 फैक्टोरियल आंसर, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज 5। सो वैल्यू रिगार्डिंग विद द m by n विल बी द आवर 5। गॉट इट, एग्जैक्टली ये रहेगा हमारा आंसर रिगार्डिंग विद दिस क्वेश्चन। समझ लो जो भी हमारा कांसेप्ट है ना,
भी हमने वहाँ पर यूज़ किया है, बंडल मेथड हो या फिर गैप मेथड हो, सिर्फ वही कंसेप्ट आपको प्रॉपरली यहाँ पर यूज़ करना है। सिर्फ प्रॉपर स्टेप्स प्रोसीजर फॉलो करोगे तो फिर आपको हर एक का आंसर मिलते जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? सो ये रहेगा हमारा एंड रिगार्डिंग विद लीनियर कॉम्बिनेशंस। अभी तक जो भी हमारे लीनियर अरेंजमेंट्स है उसी की रिगार्डिंग हमने सब कुछ देख लिया था ना। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो भी कंसेप्ट है ना, दैट इज रिगार्डिंग विद अवर सर्कुलर अरेंजमेंट्स। अभी थोड़ा सा सोचो कि एग्जैक्टली सर्कुलर अरेंजमेंट्स मींस व्हाट। अभी तक जो भी देख रहे थे हम लोग, तो फिर एक लाइन में बैठ रहे थे या फिर एक लाइन में बुक्स अरेंज कर रहे थे या फिर एक लाइन में जो भी वर्ड गिवन है वो वर्ड के रिगार्डिंग कंडीशंस फाइंड आउट कर रहे थे। अभी जो भी हमें कंसेप्ट फाइंड आउट करना है दैट इज रिगार्डिंग विद द सर्कुलर अरेंजमेंट्स। जो भी हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट्स है दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर परम्यूटेशन। We have to learn regarding this circular permutation. Okay, write down the one statement. The circular permutation in which clockwise and anti-clockwise arrangements give rise to different permutation. समझ लेते हैं भैया थोड़ा सा अच्छे से। अभी देख लो हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट्स मतलब बहुत सारी चीजें मिस होती है। ठीक है, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो फिर वो डायरेक्टली सर्कुलर मैनर में रखा होगा, तो फिर वो अपने यू शेप वाला वैसे टाइप में नहीं है, डायरेक्टली सर्कुलर शेप में जो भी रहता है वैसे। तो फिर आप कहीं पर भी जाके बैठो, कुछ ऐसा फर्क या फिर कुछ भी डिफरेंस हमें नजर आएगा क्या? कुछ भी नहीं। हर एक चेयर है, वो चेयर पे आपको सेम ही खाना मिलने वाला है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको वहां पर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर 3 पोजीशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर अभी हमारे पास क्या है ना, डायरेक्टली हम कोई भी पोजीशन पे जाके बैठ सकते हैं। समझ रहे हो? अभी सिर्फ थोड़ा सा हमें समझना है कि इसमें ये जो भी सर्कुलर है, ये सर्कुलर में और हमारा जो भी लीनियर होता है, तो लीनियर में डिफरेंस क्या है? जैसे कि हम हमेशा जो भी हमारे अरेंजमेंट्स है दैट वी स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। हम हमेशा सबसे पहले लेफ्ट वाला ब्लॉक जो भी है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला ब्लॉक जो भी है, वो कैसे फिलअप किया जाए वो सबसे पहले सोचते हैं, करेक्ट। मतलब हम देखेंगे अभी 3 बॉक्स है, 3 लोग हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? सबसे पहले जाने के बाद तीनों में से कोई भी बैठ सकता है, तो फिर 3 पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। फिर इसके बाद में जो भी है यहाँ पर फिर जो भी नेक्स्ट वाला रहेगा, एक यहाँ पर बैठ गया तो फिर रिमेनिंग बचे 2 और यहाँ पर कौन बचा? एक ही बचा। फिर हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं? 3 फैक्टोरियल। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे 3 लोग जा रहे हैं तो फिर डाइनिंग टेबल पे जाने के बाद में आपके पास कोई ऐसा
प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर था जो कि आपको पहले ही फिलअप करना था, ऐसा कोई भी चेयर वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है कि जो कि आपको सबसे पहले फिलअप करनी है। आपके जो भी 3 लोग हैं वो कहीं पर भी जाके बैठ सकते हैं। क्लियर है ना? वहां पर उनको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं कि पहले वाले सीट पे जाके पहले बैठना है वगैरह। तो फिर इसीलिए वहां पर ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी जाके कहां पर भी बैठ सकता है। तो फिर वो जो कि हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला जो भी पोर्शन यहाँ पर था ना, जो कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर हमारा रोल प्ले करना था, तो फिर वही रोल यहाँ पर कौन प्ले करेगा वो हमें देखना है। तो फिर हम मान लेते हैं ए बी सी ये 3 लोग हैं। फिर ये 3 लोगों में से हमारा कोई तो भी एक क्या करेगा, कोई तो भी एक चेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लेते हैं जो भी हमारा ए है वो ए जाके डायरेक्टली पहले वाले चेयर पे बैठ गया। अभी यहां से हमारे पास ए जो भी रहेगा that will play the role of our leftmost corner। हम उसके हिसाब से बाकी लोगों को अरेंज करते थे ना, उसके हिसाब से कौन कहां पर बैठेगा वो देख रहे थे हम ये लीनियर अरेंजमेंट्स में। मतलब ये जो भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन डिसाइड कर रहे थे, वैसे यहाँ पर कुछ तो मार्किंग गिवन नहीं है कि ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसी कोई भी मार्किंग प्रेजेंट नहीं है ना। तो फिर कोई भी चेयर रहेगी वो किसके रिस्पेक्ट में हमने वहां पर प्लेस की है उसके रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं है। इसका मतलब हम किसी को भी एक प्रॉपर नंबरिंग नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर प्रॉपर नंबरिंग गिवन नहीं है तो फिर उनके पास कोई भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर अगर रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो फिर हमें क्या सोचना है वो समझो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर कोई भी एक ए सिचुएशन या फिर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था तो फिर इसके राइट हैंड साइड में दूसरा जाएगा, हमारे राइट हैंड साइड में देखना है ना, तो फिर इसके राइट हैंड साइड में कोई तो भी दूसरा जाएगा। करेक्ट है? उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नहीं चाहिए, ऐसी हमारी कंडीशन रही होगी। अभी यहाँ पर भी हमें वैसे ही सोचना है। अभी मुझे बताओ यहाँ पर ए फिक्स हो गया तो फिर जो भी रिमेनिंग बी और सी है तो फिर उनके पास अभी चॉइसेस प्रेजेंट है कि बी और सी में कंपटीशन क्या होगी कि मैं इसके लेफ्ट में बैठूंगा या फिर राइट में बैठूंगा। अभी देखो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है इसका टॉप व्यू देखना है। ठीक है, इसको हमें टॉप व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अभी ए जहां पर भी प्रेजेंट है तो फिर उसके राइट में और लेफ्ट में। सबसे पहले तो ये समझ लो कि राइट में और लेफ्ट में कौन कौन बैठेगा। मान लेते हैं कि ये वाला बॉक्स है तो फिर यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी है, ये दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। करेक्ट है, ये दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, बी या फिर सी। अभी यहाँ पर दोनों में से कोई भी बैठ रहा है तो फिर ये थर्ड वाली पोजीशन किसी एक के लिए तो रहेगी क्योंकि ए फिक्स हो चुका है। अगर मान लो वो दोनों में से बी यहाँ पर बैठ गया तो फिर सी वहीं पर बैठेगा ना। सी के पास दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो फिर अभी हमें वही सोचना है कि ए फिक्स हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी बैठ गया तो फिर यहाँ पर सी बैठ गया। ये एक पोजीशन हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, ये वाले पोजीशन में हमारा सी बैठ सकता है। यहाँ पर हमारा ए बैठ गया, फिर उसके बाद में ये वाली जो कि सेकंड पोजीशन है, ये वाली जो कि थर्ड पोजीशन है, फिर ये सेकंड वाली पोजीशन में बी के प्लेस पे सी बैठ गया और यहाँ पर बी बैठ गया। तो देखो एक तो ये हमारे पास ये कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली कितने वेज हैं उनको अरेंज कर पाने के, सिर्फ और सिर्फ 2 वेज। दैट इज नथिंग बट 2 into 1 into 1, that is nothing but 2 into 1 into 1 will be the 2, so 2 factorial will be the ways। अभी आपको लगेगा कि ठीक है बाबा इतना तो सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो भी हमने ए फिक्स किया था ना उसको तो चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, उसको तो चेंज कर सकते हैं। मतलब ए के प्लेस पे बी जाके बैठ सकता है, सी जाके बैठ सकता है, वो भी तो नई अरेंजमेंट हो चुकी है ना। ये क्या बोला, ये जो भी हमारा सर्कल है यहाँ पर जो भी ए बैठा था हम मान लेते हैं बी बैठ गया, तो फिर यहाँ पर कोई तो भी हो सकता है ए और सी, ये भी तो नई अरेंजमेंट हो सकती है, ऐसा आपका मानना हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो फिर ये अरेंजमेंट में क्या है कि आपके ए के राइट में सी है और लेफ्ट में बी है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो आप, ए के राइट में सी है और ए के लेफ्ट में बी है। अभी मुझे बताओ ऐसे वाला कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर तो भी मिल रहा है, देखो ए के राइट में सी, ए के लेफ्ट में बी, सही है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन सेम ही तो है ना, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। करेक्ट है, जैसे कि ये 3 चेयर्स पे अगर बीच में बी बैठ गया तो फिर बी के राइट में आपका ए है और लेफ्ट में सी है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा वो एक ही रहेगा।
और एक ही जो भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है वो दूसरे कोई कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरे कोई भी अरेंजमेंट के साथ मैच नहीं करता है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वही देखना है कि जो भी मैचिंग अरेंजमेंट्स है ना वो हमें अवॉइड करना है। सिर्फ नए वाले कॉम्बिनेशन, नए वाले अरेंजमेंट जो भी मिलेंगे उनके बारे में हमें सोचना है। क्लियर? फाइन। तो फिर इसीलिए सबसे पहली वाली पोजीशन ना, जो कोई भी अरेंज या फिर जो कोई भी जाके उस पे बैठ जाएगा, तो फिर वो बैठ जाने के बाद में उसके रेफरेंस में बाकी के दोनों लोग या फिर बाकी के जितने भी लोग हैं वो बैठने वाले। ठीक है, तो फिर फर्स्ट वाली पोजीशन जो भी ऑक्यूपाई करेगा वो रहेगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो फिर इसके राइट में बैठना है या फिर लेफ्ट में बैठना है, दैट विल बी द आवर चॉइसेस। इज दैट क्लियर? फाइन, डन। तो फिर अभी इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज इन विच persons can be seated round a table is n-1 factorial। ठीक है, वो कितने वेज रहेंगे, n-1 फैक्टोरियल। अभी n कितने हैं, 3 नंबर्स, 3 पर्संस वहां पर प्रेजेंट है ना, तो फिर 3-1 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट द 2 फैक्टोरियल वेज। जितने नंबर ऑफ पर्संस वहां पर रहेंगे, जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वहां पर करने हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लोग बैठने वाले हैं वो -1 फैक्टोरियल दैट विल बी अवर फाइनल। क्लियर? अभी ये बात भी और है, ये क्या बोल रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। अभी देख लो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे ABC, ये कौन से सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ABC, दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज सेंस, तो फिर ये दिस इज नथिंग बट द, हम वो जो भी रेफरेंस वाला पर्सन था ना उसके राइट में बैठ रहे या फिर लेफ्ट में बैठ रहे। अगर हम राइट से लेफ्ट चले गए, लेफ्ट से लेके राइट आ गए, तो फिर इसका मतलब हमने उसका सेंस चेंज कर दिया ना, हम उसके अपोजिट एंड में जाके बैठ रहे हैं, ये उसका मीनिंग हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दो अलग अलग कंडीशंस कंसीडर करेंगे। क्लियर? एकदम सिंपल। फाइन, नेक्स्ट। क्या है कि अब जो भी हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन है ना, वो यहाँ पर आपके क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को सेम परम्यूटेशन एज आंसर दे रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, कोई तो भी एक नेकलेस, आपके पास एक कोई तो भी नेकलेस है जिसमें ऐसे अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है, ये बीड्स वहां पर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर अभी आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ ना, आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो फिर आपको जो भी बीड्स है वो एग्जैक्टली सेम मैनर में मिलेंगे। नेकलेस के जो भी बीड्स रहेंगे वो एग्जैक्टली सेम मैनर में मिलते हैं ना, तो फिर सेम मैनर में अगर आपको वहां पर वो बीड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आप क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपको सेम मैनर में उसके आंसर्स मिलने वाले हैं। करेक्ट है? जो भी आपके पॉसिबिलिटीज है, जो भी अरेंजमेंट्स है, वो आपको सेम मैनर में मिलेंगे दोनों भी साइड में से। अगर दोनों भी साइड में से अगर सेम मैनर में आपको आंसर मिल रहा है तो फिर हम उन दोनों को सेम ही तो कंसीडर करेंगे ना।
हम उन दोनों को डिफरेंट क्यों कंसिडर किए? ठीक है, उन दोनों को डिफरेंट कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इधर से लेके सेकंड वाला व्हाइट है और इधर से लेके सेकंड वाला भी व्हाइट ही है, तो फिर आप इसे क्लॉकवाइज बोलो या फिर उल्टा रख के उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलो, आपका जो भी मैनर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम ही तो रहेगा ना। इसीलिए ये वाली कंडीशन में आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को अलग कंसीडर नहीं किया जाता। दीज आर नथिंग बट द सेम परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये केस में आप जो भी फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ वेज इन which different beads can be arranged to form a necklace is वन बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्या होगा? जो भी दोनों टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग किसमें? n माइनस वन फैक्टोरियल में। n माइनस वन फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे थे? क्लॉकवाइज वाले अलग, एंटी क्लॉकवाइज वाले अलग, ऐसे हम काउंट कर रहे थे ना। अभी दोनों को अलग अलग काउंट कर रहे थे, इसलिए डबल नंबर्स फॉर्म हो रहे थे। अभी दोनों को हम अगर एक ही काउंट करेंगे, दोनों को अलग अलग काउंट ही नहीं करना है ना, दोनों भी सेम है, तो फिर एक ही बार काउंट करना है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो भी टोटल नंबर्स रहेंगे उस केस में वो डायरेक्टली हाफ हो जाएंगे। क्लियर है? अभी ये जो भी दोनों भी सर्कुलर के कंसेप्ट है वो अगर हम प्रॉपर्ली थोड़ा सा इसके थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।